हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपका 8th क्लास के मैथ्स में हम लोग 11 चैप्टर तक कर चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपका चैप्टर नंबर 12 है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी हैं, एक x है और एक y है। ठीक है ना, कोई भी हो सकती है, सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ इस टाइप का रिलेशन है कि अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि एक क्वांटिटी में चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में अपने आप चेंज हो जाता है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x को हम डिक्रीज करते हैं तो y भी डिक्रीज हो जाता है। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि x में चेंज करने पर y अपने आप चेंज हो जाता है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं y में कुछ चेंज करने पर x भी अपने आप चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि x और y कैसे हैं, आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। किसमें है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका साइन होता है इस टाइप से। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये साइन के बारे में आपने देखा नहीं होगा, ना ही आप इसको कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। हमको तो कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि ये जब साइन आपका हट जाता है, इक्वल लगता है, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, के आपका है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब इसी कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y को अगर इधर ले आए तो x y y इक्वल टू के। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंडीशन, यानी कि दोनों क्वांटिटीज अब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट नंबर आएगा, चाहे x आप कुछ भी ले लें, y आप कुछ भी ले लें। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही x में कुछ चेंज होगा y में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट यानी इनका जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इसी टाइप से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए x1 y, पहले कोई क्वांटिटी x थी, x1 थी और y1 थी, इसमें आपने कुछ चेंज कर दिया तो ये x2 हो गई और ये y2 हो गई। और x1 y1 कैसे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो वही वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं k y1 और इक्वल टू k1, यानी k जो कांस्टेंट है आपका वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू हो जाएगा x2 अपॉन y2। और इसी टाइप से अगर 3 बार आपने चेंज किया तो इसी टाइप से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंडीशन होती है किसकी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी आपके पास y। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन है कि x में इंक्रीज करते हैं तो y डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, और x में अगर डिक्रीज करते हैं तो y इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स मतलब उल्टा, तो इसको आप ऐसे दिखाते हैं 1/, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन यही है, बस x इज टू 1/y, यानी कि क्या है कि x में जो चेंज हो रहा है उसका रिवर्स चेंज किस में हो रहा है, y में हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, इक्वल का साइन हटा के यहाँ k इंटू 1/y कर लेते हैं, और y इधर जाएगा x के साथ, तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो रेशियो कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर क्या आता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, इसी टाइप से आप बोल सकते हैं x1 y1 सॉरी इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू सॉरी डॉट। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, भले क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि एक क्वांटिटी में जैसे ही आप चेंज करते हैं दूसरी क्वांटिटी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, जिससे कि उनका जो रेशियो है इस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है, इस कंडीशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब बस इतना ही था इस चैप्टर में आपका। अब सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, आपका एक्सरसाइज 12A का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहा है इफ़ एक्स वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x1 की, x2 की और y1 की, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये x y है, पहले इनका रेशियो x3 था, y 72 था, ठीक है ना। अब ये x1 हो गया और y कितना हो गया 120। तो आपसे बोल दिया गया कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का रेशियो जो है वो हर बार कांस्टेंट आएगा। तो पहली वाली कंडीशन में आप रेशियो निकाल लीजिए कि x अपॉन वाई पहली वाली कंडीशन में आपका कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा भाई x3 है, y 72 है, इसको आप करेंगे डिवाइड, तो आपको पता पड़ेगा कि 3 से कैंसिल करेंगे तो इसको 1/2 और 1/24 आएगा आपका। यानी ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली k है आपका, यही तो इक्वल होता है k भाई x अपन y इक्वल टू k ही तो होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो k की वैल्यू आपकी ये आ गई। अच्छा, इस वाली कंडीशन में आप जब लगाएंगे x अपॉन वाई इक्वल टू k, तो आप ये देखेंगे कि x तो यहाँ पर है x1, भाई x की जगह क्या है x1, और y की जगह क्या है 120, तो आपने 120 रख दिया। और k क्या है आपका, k तो हर बार सेम रहेगा ना आपका, k थोड़ी ना चेंज होगा, तो k आ गया आपका 1/24, ठीक है, 1/24। अब x1 आप निकालेंगे तो देखिए 120 को उधर ले जाइए, 120/24, इसको 6 से काट सकते हैं आप, 6 से 4 और 6 2 0 और 4 5 जा, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, ठीक है। इसी टाइप से ये वाली कंडीशन भी आप ले सकते हैं कि x अपॉन वाई इक्वल टू के, तो कंडीशन 4 में x की जगह है x2, y की जगह 192 और k की जगह वही चेंज थोड़ी होगा 1/24। तो यहाँ से x2 आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 192/24 आ जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा इसको डिवाइड करेंगे आप, 6 से कर लीजिए, 6 से कट जाएगा ये, तो 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 4 और ये 8 टाइम्स, तो x2 कितना आ गया आपका 8, ठीक है, x2 आ गया आपका 8। इसी हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे x अपॉन वाई इक्वल टू के होगा, तो यहाँ पर x है 10 और y आपको पूछा है y1 और k आपका 1/20, तो y1 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 240, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे और तीनों के आंसर आपसे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है आपसे ए लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, ठीक है ना, 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स में ट्रक जो है कवर करता है डिस्टेंस आपकी। एट द सेम स्पीड हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, यानी कि वो 5 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा अगर सेम स्पीड है। वही वाली बात देखिए, स्पीड कांस्टेंट है, सेम का मतलब जो पहली वाली कंडीशन में स्पीड थी वही आपकी 5 घंटे वाली कंडीशन में लगेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपकी स्पीड है जो आपको दे रखी है कांस्टेंट, क्या दे रखी है कांस्टेंट। तो पहली वाली कंडीशन में आप t1 कर लीजिए और दूसरी वाली कंडीशन में आप कर लीजिए d2 t2। s तो आपका सेम रहेगा क्योंकि ये s आपका स्पीड दोनों कंडीशन में सेम है। तो पहली वाली कंडीशन से अगर आप s निकालेंगे तो आपको आपका आएगा, सॉरी, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, d1 अपॉन t1 इक्वल टू हो जाएगा d2 अपॉन t2, ठीक है ना। अच्छा, d1 आपको कितना दिया है, देखिए 16 किलोमीटर, t1 आपको दिया है 25 किलोमीटर, d2 आपसे पूछा गया है और t2 अब बोल रहा है आपसे 5 आवर। ध्यान रखें ये आवर है और यहाँ पर आपके मिनट है, चेंज करना पड़ेगा, तो आवर को आप कर लीजिए मिनट में, ठीक है ना। तो आवर के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मिनट हो गया आपका। देखिए यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूँ, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है और ये है आपका किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए मिनट से मिनट आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आपका किलोमीटर में आएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप एक काम कर लेते हैं, d2 इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 × 16/24, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो
इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए तो 5 से कर लेंगे 5 टाइम्स और 12 टाइम्स और D2 आपका कितना आ गया, देखिए 160 और 192 किलोमीटर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे बोला गया है इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट मतलब खंबे की बात कर रहा है एक आपका, लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, उस शिप का मॉडल है, उसमें 9 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 15 मीटर हाई, लेकिन एक्चुअल शिप जो है उसका जो मास्ट है वो है आपका 15 मीटर हाइट का। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 35 मीटर ओरिजिनल वाले की, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। तो मॉडल शिप आपका कितना लंबा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो आपका रेशियो रहेगा हाइट टू हाइट, यानी कि मास्ट की हाइट का रेशियो और शिप की लेंथ का रेशियो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो वही हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, मास्ट की हाइट को यहाँ पर m1, ठीक है 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और शिप की हाइट आपसे पूछी गई है कितनी होगी मॉडल शिप के लिए, और जो ओरिजिनल शिप था उसकी जो m2 बोल देते हैं इसको, ठीक है, उसमें 15 मीटर का है और शिप की जो लेंथ है आपको दी गई है 35 मीटर। तो वही लगाएंगे m1 अपॉन s1 इक्वल टू m2 अपॉन s2। तो आपको निकालना है S1, तो S1 आएगा एक्चुअली आपका M1 S2 बाई M2। ठीक है, अब आप वैल्यू रख लीजिए। M1 आपका 9 सेंटीमीटर, S2 आपका 35 मीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कुछ आपका मीटर में हो गया, कुछ सेंटीमीटर में हो गया, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 0.09 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मीटर में आपको दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.09 मीटर, 35 मीटर बाई M2 आपका 15 मीटर। तो 5 3 जा और 5 7 जा। ठीक है, पॉइंट हटा के 2 0 आप बढ़ा लीजिए यहाँ पे, और इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो गया 21/100। तो इसको या तो आप बोल सकते हैं 0.21 मीटर या फिर 21 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें 14 है, ख़त्म करते हैं फिर एक्सरसाइज को। इसमें लिखा है 11 मैन कैन डिग 6:3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। ठीक है ना, हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन वन डे। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इतने मीटर डिस्टेंस को 11 जो हैं लोग डिग कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, अगर यही इतना मीटर हो जाए तो कितने आपको लोग चाहिए होंगे। तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये भी, कि आप बोल सकते हैं कि मैन को आप m मान सकते हैं m1, और डिस्टेंस को आप d1 मान सकते हैं, और यहाँ पर आपके मैन आपके n2 आपको पता नहीं है, और डिस्टेंस आपकी d2। तो फर्स्ट वाली कंडीशन अगर देखी जाए तो m1 आपके 11 और 6:3/4 क्या होता है आपका 27/4, और इक्वल्स m2/d2 आपका कितना है 27। देखिए ये आपका रिवर्स हो जाएगा, तो 11 × 4 हो जाएगा बाई 27 इक्वल टू m2/27। ठीक है, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 आपका कितना आ जाएगा 44, यानी 44 मेंस आपको चाहिए होंगे किसके लिए, इतना डिग करने के लिए। देखिए इसको आप एक लॉजिक से भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअली लेंथ कितनी है, 27/4 लेंथ थी, और इसके बाद आपको 27 लेंथ डिग करनी है। तो आप ये बताइए कि ये जो लेंथ है इसकी 4 टाइम्स ही तो है, तो जो मेंस होंगे आपके वो भी क्या होंगे 4 टाइम्स होंगे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 44। आप इसको ओरली भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन तरीका आपका ये है इसका करने का। चलिए एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया ये। इसके बाद इन्वर्स प्रोपोर्शन करते हैं। ठीक है, 12 एक्सरसाइज आपकी बी। थैंक यू।